हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 16 है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन 15 के 15 पार्ट्स को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उसमें भी। और जैसा कि आपको पता है, हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज भी हम 50 क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज taunting use of apparent praise for dispraise is, बताइए, taunting use of apparent praise for dispraise इसको क्या कहते हैं? मतलब हम प्रेज वाले वर्ड्स का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन टॉन्ट के फॉर्म में, है ना, टॉन्टिंग कर रहे हो जैसे, और वो भी किस लिए कर रहे हैं? डिस्प्रेज करने के लिए। यूज हम कैसे वर्ड्स का कर रहे हैं? प्रेजिंग वर्ड्स का यूज करते हुए डिस्प्रेज कर रहे हैं, टॉन्टिंग वे में बोलकर। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? आयरनी, फार्स, सार्काज्म, सटायर। यस, करेक्ट आंसर है सार्काज्म। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है, सार्काज्म। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आई एम लुकिंग फॉर पोइट्री, आई सी अ फ्यू चॉसर्स, अ फ्यू Shakespeare's. What is the special use here in poet's name in the plural? आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है कि आई एम लुकिंग फॉर पोएट्री, मतलब मैं पोएट्री जो हैं, पोएम्स जो हैं, उनको देख रहा हूँ। और मैंने कुछ चॉसर्स को पढ़े हैं और कुछ शेक्सपियर्स को पढ़ा है। मतलब देखो, यहाँ पे नेम को प्लूरल कर दिया गया है, तो इसमें क्या स्पेशल थिंग है? ये क्वालिटी किस चीज की है कि जब हम पोएट के नेम को भी प्लूरल, एज अ प्लूरल यूज कर रहे हैं? बताइए, ऑप्शन है सिनेक्टिक यूज, मेटाफोरिक यूज है, ये हाइपरबोलिक यूज है, या फिर नन ऑफ दीज। किस तरीके का ये यूज है? यहाँ पर जो नाउन है, जो नेम है, नेम का कभी प्लूरल नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर नेम का भी प्लूरल बना है, तो ये किस प्रकार का यूज है? यस, तो राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, सिनेक्टिकी में या साइनोडोशी में क्या होता है? हुल टू पार्ट, पार्ट टू हुल। मतलब जब हम किसी ओवरऑल थिंग के लिए केवल एक पार्ट से उसको डिक्लेयर कर दें, है ना, उसको डिफाइन कर दें। जैसे कि यहाँ शेक्सपियर की जो कंप्लीट पोइट्री है, उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ शेक्सपियर्स बोल दिया गया है। ऐसे चौसर की पोइट्री को डिफाइन करने के लिए, चौसर की पोएम्स को बताने के लिए क्या कर दिया है? सिर्फ चौसर का नेम दे दिया है। तो ये क्या है कि हुल के लिए पार्ट का यूज कर दिया है ना। तो राइट आंसर है यहाँ पर सिनेक्टिकी यूज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लूज योर व्हील। देखिए, व्हील इज एन इंस्टेंस ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? लाइन भी दे दी गई है यहाँ पर, अभी हमने डिस्क्राइब भी किया उस चीज को, तो आप समझ ही गए होंगे। इफ यू डोंट ड्राइव प्रॉपरली यू विल लूज योर व्हील, यू विल लॉस योर व्हील। तो देखो, यहां पे कंप्लीट कार की बात हो रही है, लेकिन कंप्लीट कार के लिए केवल एक पार्ट का यूज कर लिया है, व्हील का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहां पर? यस, सिनेक्टिकी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। द फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। सिनेक्टिकी है, लाइटोटीज है, पन है, एंटीथेसिस है। यस, यहां पर भी सिनेक्टिकी है। अब कैसे है? देखो, हैंडफुल ऑफ सिल्वर क्या था? पोएट लॉरेट बन रहा उनका। ठीक है, तो वो जो राइटर थे वो पोएट लॉरेट बन गए थे, इसलिए इस चीज को हैंडफुल ऑफ सिल्वर कहा गया कि चंद रुपयों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हैंडफुल ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिनेक्टिकी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनईजी लाइज द हेड व्हाट वियर अ क्राउन। अनईजी लाइज द हेड व्हाट वियर अ क्राउन। मतलब अनईजीनेस, या फिर जो कह सकते हो अनईजीनेस जो है, वो उस सर पर विराजमान होती है जिसने क्राउन पहना होता है। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्टिकी, लाइटोटीज, पन, एंटीथेसिस।
यस, यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल है ये किसका है, सिनेक्डकी का ही ये एग्जाम्पल है। क्राउन, होल साम्राज्य के लिए, पूरे साम्राज्य के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, क्राउन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिमिली, मेटाफर, personification and apostrophe are the figures of speech which are based on। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये किस पर बेस्ड होती हैं, कंट्रास्ट पर, एसोसिएशन पर, रिजेम्बलेंस पर या कंस्ट्रक्शन पर। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। आप देखते हो इनमें ज़्यादातर ना सारे एक जैसे ही हैं। ये सिमिली मेटाफर तो ऑब्वियस सी बात है, मेटाफर को भी हम क्या कह देते हैं, इम्प्लाइड सिमिली बोल देते हैं। और पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ये किस पर बेस्ड हैं, ये बेस्ड होते हैं रिजेम्बलेंस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिजेम्बलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेकेड एवरीडे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द नेकेड एवरीडे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स। पन, लाइटोटी, सिमिली, आयरनी। यस, यहाँ पर पन है, मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The moon doth with delight look round her when the heavens are bare। Here is the figure of speech is। Yes, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, The moon doth with delight look round her when the heavens are bare। Pun, apostrophe, litotes, personification। यस, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि देखो मून के साथ ही ह्यूमन एंटिटीज को, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है प्रोसोपोपेइया इज आल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रोसोपोपोइया। ग्रीक टर्म प्रोसोपोपोइया, ऑप्शन है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, टॉटोफ्रेज या फिर प्रोलैप्सिस। यस, इसे पर्सोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पर्सोनिफिकेशन वर्ड है ना, ये कैसे बना है, तो ये ग्रीक टर्म से बना है। और ग्रीक टर्म कौन सी है, प्रोसोपोपोइया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वेल अपैरेल्ड अप्रैल ऑन द हील ऑफ लिंपिंग विंटर ट्रेड्स शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। देखो ये जो लाइन है वो शेक्सपियर के वर्क रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। लाइन क्या है, व्हेन वेल अपैरेल्ड अप्रैल ऑन द हील ऑफ लिंपिंग विंटर ट्रेड्स। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरोन, ज़ूमा। व्हेन वेल अपैरेल्ड अप्रैल ऑन द हील ऑफ लिंपिंग विंटर ट्रेड्स। यस, यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सेड ड्रॉप्स वेप्ट एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोर्टल सिन। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 से लिया गया है ये। ठीक है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है उसकी बुक नंबर 9 से ये कोटेशन ली गई है। कोटेशन है स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर सम सेड ड्रॉप्स वेप्ट एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोर्टल सिन। जैसे कि आप लाइन पढ़ के ही समझ गए होंगे, यहाँ पे ड्रॉप को भी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना। सम सेड ड्रॉप वेप्ट, ड्रॉप वेप्ट कर रही, रो रही है ना, एट कंप्लीटिंग ऑफ द मोर्टल सिन। और स्काई लोअर्ड एंड मटरिंग थंडर, तो ये किसके एग्जाम्पल है, ऑप्शन है मेटाफर, मिटोनिमी, असोनेंस, एजोनेंस या फिर पर्सोनिफिकेशन। यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप, लाइन को पढ़ के ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हेन दी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर
आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग द फिगर ऑफ स्पीचेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन देके पूछा जा रहा है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशन को ध्यान से समझना है बिल्कुल, ठीक है। क्या है? व्हेन दी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स वही निर्जीव थिंग जो है, निर्जीव वस्तुएं जो हैं, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसके साथ में हम कौन से विचार जोड़ रहे हैं? एज लिविंग बींग्स। उसके साथ में हम लिविंग बींग्स की जो एंटिटीज होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन। यस, राइट आंसर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ऑप्शन है पन, सिम्बली, बैथोस, ऑक्सीमोरोन। यस, देखो यहां पर अपोजिट चीजों के बारे में बात हो रही है, और अपोजिट चीजों की बात में हम ऑप्शन में अगर एंटीथीसिस होता तो हम इसके लिए एंटीथीसिस भी लगा सकते थे, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग होते हैं वो कब गाए जाते हैं? टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट, जो सैडेस्ट थॉट को बताते हैं वही स्वीटेस्ट सॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो सैड स्वीट कैसे हो सकता है? मतलब दो अपोजिट आइडियाज एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे एंटीथीसिस का भी एग्जाम्पल बनता है, लेकिन अगर ऑप्शन में एंटीथीसिस नहीं है तो फिर आपको क्या लगा देना है? ऑक्सीमोरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीमोरोन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डार्कनेस विजिबल इज एन इंस्टेंस ऑफ। आप देख सकते हो, ये बताइए किसका एग्जाम्पल है? डार्कनेस विजिबल। डार्कनेस मतलब अंधेरा, विजिबल मतलब दिखाई देना, तो ये दो अपोजिट चीज हैं, डार्कनेस विजिबल, और एक साथ पैरेलली यूज हो रही हैं, तो फिर किसका एग्जाम्पल होगा? हाइपरबोल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन। Yes, right answer is oxymoron. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. Next is the figure of speech in which two opposite ideas are put together. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है, हर तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रख दिया जाता है, एक साथ जोड़ के दिखाया जाता है, तो वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरोन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीमोरोन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered. Here the figure of speech is. यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ये पूरा एक स्टैंजा है। ये पहली लाइन है, कैनन टू राइट ऑफ देम, ये सेकंड लाइन है, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, ये थर्ड लाइन है, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, और ये फोर्थ लाइन है, वॉलेड एंड थंडर्ड। पर्सोनिफिकेशन, पन, ओनोमोटोपोइया या फिर सिनेक्डकी। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे ना साउंड बेस्ड चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन भी साउंड ही है, ठीक है। कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, है ना, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है। वॉलेड एंड थंडर, थंडर भी क्या है? ये साउंड है, ठीक है। तो जब साउंड बेस्ड चीज़ों को दिखाया जाता है, हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ना किसी साउंड का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है ओनोमेटोपोइया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ओनोमेटोपोइया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी इस लाइन में? चैटर चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। यस, राइट आंसर इज, यहां पर भी देखो ये साउंड है, ब्रिमिंग, चैटर चैटर, ठीक है। तो राइट आंसर है यहां पर भी ओनोमोटोपोइया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अब्राहम कॉली इन्वेंटेड द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ। अब्राहम कॉले ने कौन सी मेट्रिकल फॉर्म को इन्वेंट किया? अब्राहम ओड, कॉलियन ओड, होरेशियन ओड, या फिर नन ऑफ द अबव। यस, किसको इन्वेंट किया था इन्होंने? यस, तो इन्होंने जो इन्वेंट किया वो है कॉलियन ओड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज
अभी हम पहले फिगर ऑफ स्पीच कर रहे थे, अब कुछ क्वेश्चंस ना ये लिटरेरी टर्म से रिलेटेड हैं, तो कुछ ऐसी टर्म हैं जिनके इन्वेंटर्स के नेम वगैरह दे रखे हैं। अब देखिए ये मूवमेंट है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? टेक्टेरियन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन, रेनासा या फिर हार्वर्ड मूवमेंट। तो आपको ध्यान रखना है ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज it is a lyric in the form of an address, dignified in theme, feeling, style and tone. It has 3 movement: strophe, antistrophe and epode. What is it? यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि ये एक लिरिक फॉर्म है, ठीक है। एन एड्रेस डिग्निफाइड इन थीम, थीम भी बहुत डिग्निफाइड होती है, किसी चीज़ को एड्रेस करते हुए लिखी जाती है। और फीलिंग, स्टाइल और टोन, मतलब इसकी फीलिंग, स्टाइल या टोन भी बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड होती है। और इसमें 3 मूवमेंट होते हैं। इट हैज़ 3 मूवमेंट, कौन कौन से? स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ और इपोड। सोनेट है, एपिक है, ओड है, नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है ये एक ओड है, ठीक है, ओड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू रिटन और स्पोकन वाउल्स प्रोनाउंस्ड इन 1 syllable आर नन एज। 2 लिखे हुए या फिर बोले गए जो वाउल्स हैं, 2 वाउल्स, ठीक है, वो प्रोनाउंस हो रहे हैं एक 1 syllable में, उसको क्या कहा जाएगा? डिप्थोंग, लॉन्गथोंग, कॉलेक्वलिज्म, नन ऑफ दीज। देखिए जब ना 2 मिक्स्ड वाउल साउंड्स आते हैं एक साथ, ठीक है, एक ही सिलेबल में हम देखते हैं कि 2 साउंड्स मिक्स्ड अप हो रही है, ठीक है, उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं। ध्यान रखना है, डिप्थोंग मतलब मिक्स्ड साउंड जब हो, ठीक है, 2 वाउल साउंड एक साथ मिक्स्ड अप हो रही हैं तो उसको हम डिप्थोंग बोलेंगे। जैसे हम ना इसमें वाउल साउंड को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्योर वाउल साउंड होती है, प्योर साउंड्स होती हैं, और कुछ डिप्थोंग होती है जिसमें मिक्स्ड वाउल साउंड्स आती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ वर्क फिक्शन विच इज शॉर्टर देन अ नॉवल बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी। एक ऐसा वर्क फिक्शन है, देखिए ये फिक्शन में है, नॉन फिक्शन में नहीं है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। एक ऐसा वर्क जो फिक्शन है और जो नॉवल से तो छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है, उसको क्या कहेंगे? डॉजरल, नॉबलेट, कॉमिक रिलीफ, नन ऑफ दीज। यस, नॉवल से छोटा और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा और फिक्शन है तो उसको कहेंगे नॉबलेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नॉबलेट। नेक्स्ट इज थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन इज। थॉमस नैश के ये 2 वर्क हैं, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये किसके एग्जाम्पल हैं? थॉमस नैश के ये दोनों वर्क किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? पिकारेक्स नॉवल के, रीजनल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल या फिर नन ऑफ दीज? यस, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? पिकारेस्क नॉवल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पिकारेस्क नॉवल के ये एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना है। इन विच बुक डज E.M. फॉस्टर कैटेगराइज कैरेक्टर इनटू फ्लैट एंड राउंड? E.M. फॉस्टर ने अपनी कौन सी बुक में कैरेक्टर का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है, उनको कैरेक्टराइज किया है 2 भागों में, एक तो फ्लैट कैरेक्टर और एक राउंड कैरेक्टर। तो वो कौन सा वर्क है? अ पैसेज टू इंडिया, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल या फिर बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज? यस, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो नॉवल के, ड्रामा के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है E.M. फॉस्टर ने। फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, 2 टाइप इन्होंने बताए हैं। तो कौन से वर्क में बताए हैं? एस्पेक्ट ऑफ नॉवल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज। लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट को क्या कहा जाता है? लॉन्गिंग कहा जाता है, पास्ट लव या फिर न्यूजिया या फिर नॉस्टैल्जिया? यस, लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। मतलब एक तरीके से जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं, पास्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज इज नन एज।
जब हम एक वर्ड को इन्वेंट कर रहे हो या फिर किसी फ्रेज को इन्वेंट करते हैं तो उस एक्ट को, उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कहा जाता है? इन्वेंशन, कॉइनिंग, मिंटिंग या फिर नियोलॉजिज्म। यस, किसी नए वर्ड का इन्वेंशन कर रहे हैं या किसी नई फ्रेज का इन्वेंशन कर रहे हैं तो उस चीज को नियोलिज्म बोला जाता है, नियोलिज्म। ठीक है, नियोलॉजिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू कीट्स। जॉन कीट्स के अनुसार नेगेटिव कैपेबिलिटी का एक प्राइम एग्जाम्पल कौन सा राइटर हो सकता है? चॉसर, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। यस, नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल तो वो हैं शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन हिज लेटर of December 21, 1817 to his brothers George and Thomas, Keats has used a term which is named as। देखिए, कीट्स ने एक लेटर लिखा 21 दिसंबर 1817 में अपने दोनों भाइयों के लिए। दोनों भाई कौन? जॉर्ज और थॉमस के लिए। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर लेटर में उन्होंने एक टर्म दी थी, उस टर्म का नाम क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी, पॉजिटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव या फिर नन ऑफ दीज। यस, तो उन्होंने जो टर्म दी वो थी नेगेटिव कैपेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ सूडो हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है किसकी? सूडो हिस्टोरिकल इवेंट की। इट फंक्शंस एज अ फंडामेंटल एलिमेंट विद इन द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ गिवन पीपल और नेशन। Human communities use it to explain the nature of various practices, belief और natural phenomena. It is about, ये किस चीज़ के बारे में है कि मतलब ट्रेडिशनल स्टोरी या फिर सूडो हिस्टोरिकल इवेंट कह सकते हो। सूडो हिस्टोरिकल इवेंट मतलब प्योरली हिस्टोरिकल नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें हिस्टोरिकल हैं। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल स्टोरी होती हैं। इट फंक्शंस, ये इस तरीके, इसकी मुख्य विशेषता कह सकती है, इस तरीके से कार्य करती है एज अ फंडामेंटल एलिमेंट विद इन द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ गिवन पीपल और नेशन। मतलब जो पर्टिकुलर नेशन के जो पीपल हैं उनके वर्ल्ड व्यू को विकसित करने के लिए एक मूल स्रोत का काम करती है। ठीक है, ह्यूमन कम्युनिटीज यूज इट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस। और ह्यूमन कम्युनिटी जो है इस पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ करते हैं नेचर की वेरियस प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जो नेचर के बिलीव रहे हैं, जो पूर्व धारणाएं रही हैं, रूढ़िवादिता रही हैं, जो पुराने नेचुरल फिनोमेना रहे हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। किसके बारे में ये डेफिनेशन है? मिथ, लेजेंड, मोर्फिम्स या फिर नन ऑफ दीज। यस, ये पूरा डिस्क्रिप्शन किस चीज़ के बारे में है? जैसे मिस्टीरियस स्टोरीज देखते हो आप, हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड जो स्टोरीज होती हैं जो कुछ मोरल वैल्यूज़ भी सिखाती हैं, रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर मिथ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिथ। मिथ की एक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है मिस्ट्री प्लेज आर कंसर्न विद द बाइबल वाइल मिरेकल प्लेज डील्ड विद। देखिए, हम ये जानते हैं कि मिस्ट्री प्ले जो हैं वो ज़्यादातर कंसर्न होते हैं, ज़्यादातर जुड़े हुए हैं बिब्लिकल स्टोरीज से, बाइबल से जुड़ी हुई स्टोरीज से, जबकि जो मिरेकल प्लेज हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टियर्स, द लाइव्स ऑफ घोस्ट, द लाइव्स ऑफ कॉमन मैन, द लाइव्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। किसकी स्टोरीज से जुड़े हुए होते हैं? मिरेकल प्लेज। मिस्ट्री प्लेज जुड़े हुए हैं बिब्लिकल स्टोरीज, बाइबल की स्टोरीज से, और मिरेकल प्लेज ये जुड़े हुए हैं द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टियर्स। ठीक है, शहीदों और सेंट्स की स्टोरीज से या उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कहानियां होती हैं। नेक्स्ट है अ मोटिव इज। मोटिव क्या है? अ रिकरेंट थीम दैट डेवलप्स और एक्सप्लेन एन इमेज, अ रिकरेंट थीम दैट डेवलप्स और एक्सप्लेन अ सिंबल, अ रिकरेंट इमेज, आइडिया और सिंबल दैट डेवलप्स और एक्सप्लेन अ थीम, अ रिकरेंट image, idea और symbol that fails to develop or explain a theme। किसको मोटिव कहा जाएगा? यस, एक रिकरेंट इमेज, आइडिया या फिर सिंबल दैट डेवलप और एक्सप्लेन अ थीम, उसको मोटिव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मूड इज। व्हाट इज मूड? मूड इज टेम्परामेंट, मेकिंग ऑफ द माइंड,
An atmosphere created by a writer's diction and details selected. An atmosphere created by writer's personality and dress code. Yes, what is mood? मूड कनेक्ट करता है एक ऐसे एटमॉस्फेयर से जो क्रिएट किया गया हो राइटर के द्वारा, राइटर की डिक्शन और डिटेल के द्वारा जो सेलेक्ट की गई है उसके माध्यम से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है उसको हम मूड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्ड राइटिंग फ्री वर्स एज बीइंग लाइक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो फ्री वर्स लिखते हैं उनके लिए क्या कहा है, उसको कैसे माना है? प्लेइंग टेनिस विद अ नेट, प्लेइंग क्रिकेट विद अ बैट, प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है ये, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है, फ्री वर्स में लिखना मतलब इस तरीके ऐसा है, मतलब जब हम फ्री वर्स में लिखते हैं तो वो उसको ऐसा मानते हैं जैसे कि प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट। नेक्स्ट इज unrhymed verse without a consistent metrical pattern is known as। unrhymed verse है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई मीटर फॉलो नहीं हो रहा है, ना ही कोई राइम है, ऐसे समझिए। अनराइम्ड वर्स है ना, तो राइम भी नहीं है और ना ही कोई कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न यूज हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, फुल वर्स, जंपिंग वर्स। यस, unrhymed verse without a consistent metrical pattern is known as फ्री वर्स। ठीक है, ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, राइम नहीं होती है, वो चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ राइमिंग वर्स स्टेंजा, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरलॉकिंग 3 लाइन्स, दांते वॉज द फर्स्ट पोएट हु यूज्ड इट। इट इज़, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, किसकी ये डेफिनेशन है, बताइए। इट इज़ अ राइमिंग वर्स स्टेंजा, ये एक राइमिंग वर्स का स्टेंजा होता है, मतलब इसमें राइमिंग स्कीम भरपूर है, सही तरीके से दी गई है, राइमिंग वर्स स्टेंजा है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरलॉकिंग 3 लाइन, और इसमें कंसिस्टेंसी कैसी है? इंटरलॉकिंग, आपस में कनेक्टेड 3 लाइन्स हैं। दांते वॉज द फर्स्ट पोएट हु यूज्ड इट, दांते पहले पोएट थे जिन्होंने इसको यूज़ किया। किसके बारे में यह डिस्क्रिप्शन है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। राइट आंसर इज टेरेसा राइमा। ठीक है, 3 लाइन का ये स्टेंजा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टेरेसा राइमा। नेक्स्ट इज जेरार्ड मैनले हॉपकिंस, यानी कि जीएम हॉपकिंस डिवाइज्ड अ मेट्रिकल सिस्टम। It was composed of 1 to 4 syllable feet which start with a stressed syllable. The metrical system is, यहाँ पर कौन सा मेट्रिकल सिस्टम है? देखिए, जीएम हॉपकिंस ने डिवाइस किया एक मेट्रिकल सिस्टम, मतलब इन्वेंट किया गया है किसके द्वारा? जीएम हॉपकिंस के द्वारा। इट वाज कंपोज्ड ऑफ 1 to 4 सिलेबल। इसमें कंपोजिशन कैसा है? 1 से लेकर 4 सिलेबल फीट है, विच स्टार्ट विद द स्ट्रेस्ड सिलेबल, और जिसकी शुरुआत कैसे होती है? एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से उसकी शुरुआत होती है। ये मेट्रिकल सिस्टम कौन सा है? स्प्रिंग रिदम, प्रोजोडी, स्प्रंग रिदम, या फिर स्कैनिजन। तो ध्यान रखना है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्प्रंग रिदम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्प्रंग रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 5 फीट। एक वर्स वाली लाइन जिसमें टोटल ओवरऑल 5 फीट होते हैं, 1 फीट में 2 सिलेबल होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें कितने फीट हैं? 5 फीट हैं। एक वर्स वाली लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं उसको क्या कहेंगे? पेंटामीटर, मोनोमीटर, हेक्सामीटर, नन ऑफ दीज। तो 5 फीट यानी पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और सोनेट में यूज होने वाला मोस्ट कॉमन वर्स है ये। ठीक है, पेंटामीटर। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर्स, पेंटामीटर इज 5 फुट लाइन। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पेंटामीटर को, और कौन सी कंट्री में? ठीक है, इन दी डैश सेंचुरी, अच्छा कौन सी सेंचुरी में, सॉरी, एंड हैज सिंस देन बिकम द कॉमनेस्ट, और तब से ये कॉमनेस्ट सारे मीटर्स में कॉमनेस्ट मीटर बन गया है इन इंग्लिश पोएट्री। इसमें ब्लैंक को फिल करना है।
बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किसने इन्वेंट किया था सबसे पहले पेंटामीटर को और कौन सी सेंचुरी में। जेफरी चौसर 14th सेंचुरी, मिल्टन 17th सेंचुरी, शेक्सपियर 16th सेंचुरी या फिर नन ऑफ द अबव। किसके द्वारा और कौन सी सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया गया? यस, राइट आंसर इज Geoffrey Chaucer, 14th century. Option number A is the correct answer. Next is witty dialogues, satire, biting humor, criticism of life, etc. are some characteristics of a pure comedy. Who used the term high comedy for the first time for his essay on the idea of comedy and time of his essay on the idea of comedy and the use of the comic spirit. बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि ये जो विटी डायलॉग होते हैं, सटायर होता है, बाइटिंग ह्यूमर होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, ये सब मुख्य विशेषताएं होती हैं एक प्योर कॉमेडी की, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम? प्योर कॉमेडी को ही हम और किस नाम से जानते हैं? विच इज ऑल्सो नन एज हाई कॉमेडी। ठीक है, अब ये जो टर्म है हाई कॉमेडी, हु यूज्ड द टर्म हाई कॉमेडी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज एसे ऑन द आइडिया ऑफ कॉमेडी एंड द यूज ऑफ कॉमिक स्पिरिट। यस, इसके ना सेंटेंस फॉर्मेशन में क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर भी है, लेकिन बेसिकली आपको ये बताना है कि जो हाई कॉमेडी है, ये जो टर्म है, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी सबसे पहले? जॉर्ज इलियट के, जॉर्ज मेरिडिथ के, आई.ए. रिचर्ड्स के या फिर थॉमस हार्डी? तो ध्यान रखना है जो हाई कॉमेडी टर्म है ना, ये कॉइन की गई है जॉर्ज मेरिडिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयम्बिक ईच फुट इज कॉल्ड। एक आयम्बिक का जो ईच फुट है, आयम्बिक है ना, उसका एक ईच फुट, उसको क्या कहेंगे? आयम्बस, लिम्बस, इमेज या इनुंडो? तो आयम्बिक का एक फुट आयम्बस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, यहां पर स्पेस है, आ अलग है, ठीक है। अ 14er विच इज मेड ऑफ 14 सिलेबल, आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें। अच्छा, 14er, ए अलग है बस यहाँ से, ठीक है, ए को अलग करके सेपरेट करके पढ़ना है। ए 14er विच इज मेड ऑफ 14 सिलेबल्स कंसिस्ट, इसको क्या कहेंगे? 6 आयम्बिक फीट, 7 आयम्बिक फीट, 8 आयम्बिक फीट या फिर 14 आयम्बिक फीट? देखिए, अ 14er मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें 14 सिलेबल हैं, ठीक है, विच इज मेड ऑफ 14 सिलेबल। तो इसमें कितने फीट होंगे? आप जानते हैं कि 1 फीट 1 फीट इज इक्वल टू 2 सिलेबल, ठीक है, यही होता है, 2 सिलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पास 14 सिलेबल हैं तो कितने आयम्बिक फीट बन जाएंगे उसमें? 14 हैं तो आयम्बिक फीट कितने बनेंगे? 7 आयम्बिक फीट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a defective foot is when a metrical foot, a defective foot is when a metrical foot। देखिए, एक डिफेक्टिव फुट कब माना जाएगा? जब एक मेट्रिकल फुट लैक 1 और मोर स्ट्रेस लेवल, लैक्स 1 और मोर अनस्ट्रेस लेवल, लैक्स नो सिलेबल्स या फिर लैक्स स्ट्रेस्ड सिलेबल। किसी भी फुट को, किसी भी फीट को हम कब एक डिफेक्टिव फीट बोलेंगे? जब कोई मेट्रिकल फीट में एक या फिर एक से ज़्यादा स्ट्रेस सिलेबल की कमी होगी, या फिर एक या एक से ज़्यादा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की कमी होगी, या फिर किसी भी सिलेबल की कमी नहीं होगी, या फिर लैक स्ट्रेस सिलेबल, केवल स्ट्रेस सिलेबल की लैकनेस होगी, कमी होगी। तो किसी भी फीट को आप डिफेक्टिव फीट तब कहोगे जब उसमें लैक 1 और मोर अनस्ट्रेस लेवल होंगे, मतलब कमी होगी, एक या एक से ज़्यादा अनस्ट्रेस लेवल की अगर कमी होगी फीट में तो उसको डिफेक्टिव फीट कहा जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल, एक ऐसी लाइन जिसमें टोटल ओवरऑल 10 सिलेबल हैं, उसको जाना जाता है किस नाम से? डेकासिलेबिक, हेक्टासिलेबिक, पेंटासिलेबिक, हेक्सासिलेबिक। एक लाइन जिसके अंदर 10 सिलेबल हैं, तो सिलेबल्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, और 10 सिलेबल यानी कि डेकासिलेबिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डेकासिलेबिक। नेक्स्ट इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 आइम्बिक फीट और 12 सिलेबल। ठीक है, दोनों चीज़ दे दी गई हैं कि मतलब एक लाइन है, एक वर्ड्स लाइन है, ठीक है, जिसमें 6 आइम्बिक फीट हैं, या फिर कहें हम 12 सिलेबल हैं। ठीक है, 12 सिलेबल आइम्बिक लाइन है, तो उसको जाना जाता है किस नाम से? एलेक्जेंड्रीन, स्पेंसीरियन, चौसीरियन, नन ऑफ दीज। यस, 6 आइम्बिक फीट होंगे, 12 सिलेबल होंगे, तो उसको हम एलेक्जेंड्रीन बोल देते हैं। ठीक है, अक्सर आपने स्पेंसीरियन स्टैंजा में जो लास्ट लाइन सुनी होगी कि ये एलेक्जेंड्रीन है। ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें टोटल 6 आइम्बिक फीट हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एलेक्जेंड्रीन। नेक्स्ट इज जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क फॉर जॉन डन बाय। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है जॉन डन के लिए। जॉन डन को ये रिमार्क दिया था क्या? अफेक्ट्स दी मेटाफिजिक्स, कि जॉन डन अफेक्ट करते हैं मेटाफिजिक्स को। किसके द्वारा दिया गया था ये रिमार्क? मार्वेल के द्वारा, जे लॉन्ग के द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा, या फिर एल्बर्ट के द्वारा? यस, जॉन डन अफेक्ट्स दी मेटाफिजिक्स। ये डेरोगेटरी रिमार्क दिया गया था जॉन ड्राइडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉन ड्राइडन के द्वारा ये रिमार्क दिया जाता है। नेक्स्ट इज हु रोट मेटाफिक्शन, द थियोरी और प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन। यस, किसने लिखा है ये? मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन, और इसका सबटाइटल है द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन। तो ये बुक किसने लिखी है मेटाफिक्शन नाम की? रोलैंड बार्थेस, डेरिडा, पैट्रिसिया वोग, या फिर स्पीवेक? तो ये लिखी गई है पैट्रिसिया वोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो पर्टिकुलर बुक का नाम ध्यान रखना है और उनके राइटर का। मेटाफिक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? पैट्रिसिया वोग के द्वारा। नेक्स्ट इज इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन which deals often playfully and self-referentially with the writing of fiction or its convention. It is, यहाँ पे देखिए किसकी डेफिनेशन दी गई है, किस प्रकार के फिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि एक प्रकार का फिक्शन होता है which deals often playfully and self-referential, जो अक्सर किससे डील करता है? प्लेफुल्ली सेल्फ रेफरेंशियल चीज़ों से, विद द राइटिंग ऑफ फिक्शन। तो इस प्रकार के फिक्शन को हम कहेंगे मेटाफिक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु रोट, ये बैक हो गया है, एक मिनट रुकना। यस, ये भी हम कर चुके हैं, मेटाफिक्शन है। नेक्स्ट इज इट इज एन एक्स्ट्रावेजेंट कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर सेलेंट देन कैरेक्टराइजेशन। इट इज सेंसेशनल एंड ग्रूजम प्ले। किस पर्टिकुलर प्ले के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? ये एक एक्स्ट्रावेजेंट कॉमेडी होती है जिसके अंदर इन विच एक्शन इज मोर सेलेंट देन कैरेक्टराइजेशन। यस, इट इज सेंसेशनल एंड ग्रूसम। ऑप्शन है इंटरल्यूड, मिस्ट्री प्ले, क्लॉजेट प्ले, या फिर मेलोड्रामा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मेलोड्रामा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज an elaborate semi-dramatic courtly form of entertainment is known as। yes, ये किसकी डेफिनेशन है यहाँ पर? an elaborate semi-dramatic courtly form of entertainment, mask, morality play, interlude, none of these। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? सेमी ड्रामेटिक है, ठीक, एलाबोरेटिव भी है, और एंटरटेनमेंट की कर्टली फॉर्म है। तो ये है मास्क, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मास्क।
नेक्स्ट इज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, हु कॉइन द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन? ये फ्रेज किसने कॉइन की? मार्लोज माइटी लाइन। बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, मार्लो, मैथ्यू आर्नोल्ड? यस, मार्लोज माइटी लाइन। ये जो फ्रेज थी ये कॉइन की गई थी बेन जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेन जॉनसन। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।